जय हिंद। आइए आज के वीडियो में देखते हैं पेपर 1 का चैप्टर 5 का सेकंड पार्ट, ठीक है, जो कि बीएड सेकंड ईयर का है। शुरू करने से पहले बता दें, जो लोग मेरा स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं वो लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के जो अभी पीडीएफ है, पीडीएफ के लास्ट पेज पे दिया गया है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। फेसबुक पेज का भी लिंक दिया गया है, ठीक है। और चैनल पे जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी वीडियो हम यहाँ से अपलोड करें आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोशिश करें कि ज़्यादा से पूरा का पूरा वीडियो देखें, ठीक है। क्योंकि कौन सा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए किसी को नहीं मालूम, हमें भी नहीं मालूम कि कौन सा एग्ज़ाम में आ सकता है, इसलिए हम पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करते हुए चले हैं, ठीक है। तो सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई जो भी हमारे वीडियो में आ रहा है क्वेश्चन, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को ही छांट कर इसमें पीडीएफ बनाए हैं और उस पीडीएफ को हम आपके सामने दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए कोशिश करें कि पूरा से पूरा वीडियो देखें। कहीं भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम बता दें कि जो लोग मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और उन्हीं लोगों से हमें एनर्जी मिलती है ताकि हम और दूसरा वीडियो बना पाते हैं। तो आप लोग कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें दें ताकि मेरे पास जितना ही एनर्जी होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो बना पाएंगे, ठीक है। तो आप लोग एनर्जी हमें लाइक, कमेंट और शेयर के रूप में देते रहिए और हम आपको वीडियो के रूप में आपके क्वेश्चन को देते रहेंगे, ठीक है। कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो। आइए शुरू करते हैं। ये बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 1 है, प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ लर्निंग, जिसका चैप्टर 5 है शिक्षण एवं प्रतिमान एवं उपागम, अप्रोच एंड मॉडल ऑफ टीचिंग, ठीक है। कि किस टाइप से हम बच्चों तक पहुंच सकते हैं और क्या मॉडल अपनाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। यही है चैप्टर। इसका हम लोग फर्स्ट पार्ट देख चुके हैं। फर्स्ट पार्ट अगर कोई नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में नहीं, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ से देख सकता है, उसका नाम दिया हुआ है। हम कोशिश किए कि सारे वीडियो का जो थंबनेल है उसके ऊपर उसका नाम है, उसका पार्ट है, उसका चैप्टर का नाम है, चैप्टर वाइज है, पेपर वाइज है, ठीक है। और जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ पे भी हम नाम उसका स्पष्ट लिख दिए हैं। जैसे बीएड 2 लिखे हैं मीन्स बीएड सेकेंड ईयर, P4 मीन्स पेपर 4, P1 मीन्स पेपर 1, फिर CH 1 2 3 4 ऐसे लिखे हैं मीन्स CH 1 मीन्स चैप्टर 1, चैप्टर 2, फिर अंडरस्कोर 1 है मीन्स फर्स्ट पार्ट, अंडरस्कोर 2 है मीन्स सेकंड पार्ट। तो इस टाइप से उसका कोडिंग है, आप लोग उससे समझ सकते हैं पीडीएफ को बिना खोले ही कि ये कौन सा पीडीएफ है, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कच्छ उपागम में सबसे महत्वपूर्ण उपकरण क्या होता है। कच्छ उपागम में, कच्छ उपागम है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होता है संप्रेषण, कम्युनिकेशन। जैसे कक्षा में कोई टीचर पढ़ा रहा है और कुछ बोले ही नहीं तो थोड़ी पढ़ा पाएगा कक्षा में फिर, ठीक है। तो वहाँ पे संप्रेषण होता है, संवाद, कैसे भी वो बात करेगा बच्चों से, सबसे महत्वपूर्ण है संप्रेषण, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 2 है, कच्छ उपागम में शिक्षण के प्रभावी बनाने के क्या क्या तरीके हैं। कच्छ उपागम मीन्स कच्छ में टीचर अगर पढ़ा रहा है तो उसको प्रभावी बनाने का क्या क्या तरीका है, किस तरीके से वो प्रभावी बना सकता है ताकि बच्चे एकदम उनके क्लास के लिए इंतजार करें कि हाँ इस सर का क्लास आने वाला है, भैया हमको मिस नहीं करना है। मैंने अंदर से क्यूरियोसिटी रहे कि नहीं इस सर का क्लास आने वाला है, तो कैसे हम प्रभावी बनाएं, उसके क्या क्या तरीके हैं, ये सभी टीचर को आना चाहिए, ठीक है। देखिए पहला है उद्देश्यपूर्ण, मीन्स जो भी कक्षा में पढ़ाइए उसका एक उद्देश्य होना चाहिए कि आज हम किस टॉपिक को पढ़ाएंगे, यानी कि आए कुछ भी पढ़ा दिया मैथमेटिक्स का या कुछ भी पढ़ा दिया साइंस, ऐसा नहीं। जो भी सब्जेक्ट पढ़ाना उस सब्जेक्ट का भी एक टॉपिक क्लियर होना चाहिए कि आज इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एक होना चाहिए उद्देश्य। उसके बाद है अगला पॉइंट, अध्यापन आदेशात्मक न होकर निर्देशात्मक होना चाहिए। मीन्स जो भी पढ़ाई हो वो निर्देशात्मक होना चाहिए, मीन्स सब्जेक्टिव होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि ऑर्डर दे रहे हैं ऐसा करो, ऐसा इंस्ट्रक्शन टाइप में नहीं देना है, इंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए कि ऐसा होता है, ऐसे होते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर एक्सप्लेन कर रहे हैं तो। अगला है बाल केंद्रित, बाल केंद्रित होना चाहिए। बाल केंद्रित मतलब आप लोग जानते होंगे कि टीचिंग 2 तरह के होते हैं, शिक्षक केंद्रित और दूसरा बाल केंद्रित। बाल केंद्रित मीन्स बाल, बच्चों को जो इच्छा लगे, बच्चों को जैसे समझ में आए वैसे ही समझाना है, यानी कि हम अपने तरीके से बताए जा रहे हैं, बच्चों के दिमाग में जाए या दिमाग के ऊपर से चला जाए, ऐसा नहीं।
बाल केंद्रित का मतलब बच्चों के हिसाब से चलना है। बच्चे बोल रहे हैं कि सर ये पढ़ाइए, इस तरीके से बताइए, हम लोग को इस तरीके से ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो वही तरीका आप फॉलो करिए, ठीक है। तो बाल केंद्रित होना चाहिए। अगला है सुनियोजित। सुनियोजित होना चाहिए मीन्स प्लानिंग होना चाहिए। पहले से आप प्लान करके जाइए कि हमें ये चीज़ पढ़ाना है, ये एग्जाम्पल देना है और ऐसे इस हिसाब से एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो पहले से प्लानिंग करके जाइए। अगला है प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित। प्रजातांत्रिक पद्धति, प्रजातांत्रिक आप समझ रहे हैं, ये एक राजनीतिक वर्ड है, राजनीतिक में बहुत ज़्यादा यूज होता है। प्रजातंत्र, लोकतंत्र, ये सब सुने होंगे। तो प्रजातांत्रिक पद्धति का मतलब है कि सभी बच्चों को एक समान से देखना है। ये नहीं कि जो बच्चा धनी परिवार से है उसको ज़्यादा देख रहे हैं, जो बच्चा गरीब परिवार से नहीं, ऐसा नहीं देखना है। सभी बच्चों को एक समान, धनी गरीब, मंद बुद्धि तेज बुद्धि, ऐसे नहीं मतलब है कि जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं सभी बच्चों को वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए। यानी कि तेज बच्चे को समझ में आ गया, जो इंटेलिजेंट है बाकी उसको छोड़ दी, सबको छोड़ दिया, आगे बढ़ गए ना। अगर आपको सबको साथ में लेकर चलना है और लेकर ही चलना चाहिए। एक अच्छे शिक्षक का यही गुण है कि सबको साथ में लेकर चले और वो अपना आइडेंटिफाई करता है, अपने क्लास में बच्चों को आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा बच्चा किस कैटेगरी का है। तो उस कैटेगरी वाइज उसको जान लेना होगा कि सारे कैटेगरी के बच्चे में, सारे कैटेगरी का मतलब जो मंदबुद्धि है, तेज विद्यार्थी है, सबको समझ में आना चाहिए। जैसे हम वो बता रहे हैं कि टीचर जो कमज़ोर विद्यार्थी है उसको मार्क कर लेता है कि ये कक्षा का सबसे कमज़ोर है, तो पहले उसी से पूछता है कि भाई तुम्हें समझ में आया कि नहीं। अगर वो बोल देता है हाँ सर समझ में आ गया, तो एक अनुमान लगा लेता है कि हाँ फिर सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी ओवरऑल एक पूछ लेना चाहिए कि कक्षा में सबको समझ में आया कि नहीं, अगर डाउट है तो पूछो। तो प्रजातांत्रिक का मतलब सबको साथ में लेकर चलना है, ठीक है, और सबके साथ समान व्यवहार करना है। ये नहीं कि किसी को पूछे तो डांट दिए, किसी को बताया जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये प्रजातांत्रिक पद्धति पर आधारित। फिर है सक्रिय अध्यापन। मीन्स कक्षा में प्रवेश करने के बाद सक्रिय होना चाहिए, एकदम एक्टिव। यानी गए ऐसे मुँह लटकाए हुए पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर प्रभावी बनाना है तो एकदम एक्टिव रहना चाहिए, एनर्जाइड होना चाहिए। भले आप 2 दिन से खाना नहीं खाए हो, लेकिन कक्षा में गए तो एनर्जाइड होंगे, तभी जाके बच्चे भाई बच्चे आपका क्लास का वेट तभी करेंगे जब आप इस चीज़ों को, इन सब चीज़ों को ध्यान देंगे, ठीक है। यानी कि हमेशा अपना दुखड़ा रो रहे हैं, ये है वो है, अब क्लास से चले आना। आपको एनर्जाइड होकर टॉपिक को, एक विशेष टॉपिक को ध्यान देकर पढ़ाना है, ठीक है, सक्रिय हो रहना है, ठीक। अगला है विषय से क्रमबद्धता। और विषय से क्रमबद्धता होना चाहिए, मतलब स्टेप बाय स्टेप आपको बताना है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। जैसे आप सीढ़ी पे चढ़ते हैं ना, एक स्टेप चढ़े, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप, करते करते आप 10 मंजिला भी चढ़ जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर यही 2-3 स्टेप बीच से कूदना पड़े तो हो सकता है आप गिर भी जाएँ, हो सकता है हाथ पैर भी टूट जाए। तो ऐसे स्टेप कूदना नहीं है, जैसे आप सीढ़ी पे फॉलो करते हैं स्टेप बाय स्टेप, वैसे ही आप वहाँ भी क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप पढ़ाइए बच्चों को, ठीक है। नहीं तो अगर बीच से स्टेप छोड़कर आगे बढ़ेंगे, हो सकता है कोई बच्चा गिर जाए, मतलब उस सीढ़ी के एग्जाम्पल के थ्रू हम बोल रहे हैं गिर जाए, मतलब उसको हो सकता है समझ में नहीं आए, फिर उसके ऊपर से दिमाग से जाने लगे। बच्चा स्टेप बाय स्टेप में हो सकता है उसको दिमाग में समझ में आता, लेकिन बीच से 1-2 स्टेप गायब कर देंगे तो उस बच्चे को अगर वो नहीं समझ में आए तो उसके आगे का कोई चीज़ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ाइए, इस तरह क्या है प्रभावशाली हो सकता है। अगला है सहयोग की भावना का विकास। सहयोग की भावना होनी चाहिए हमेशा। कोई बच्चा पूछे तो हाँ बताओ क्या है, कैसे, अच्छा ऐसे करो। ये नहीं कि पूछ रहे हो तो ठीक है अभी बताएंगे, क्यों घबरा रहे हो, ऐसे नहीं बोलना है। सहयोग की उसको लगे कि हाँ हम पूछेंगे तो सर बताएंगे, ठीक है ना। उसके मन में ये ना लगे कि पूछेंगे तो सर टरका देंगे, अरे ठीक है बता देंगे, कल देख लेना, परसों पूछ लेना, या ऐसे बोल देंगे तुम्हें इतना समझ में नहीं आया, डांटने लगे। ऐसा डांटना मैंने बच्चे के दिमाग में रहना चाहिए कि हम टीचर से पूछेंगे तो हमको बताएंगे, सहयोग करेंगे, ये नहीं कि गुस्साएंगे, डांटेंगे, ठीक है। तो ऐसा व्यवहार नहीं रखना चाहिए। व्यवहार ऐसा रखिए कि बच्चे आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछने से डरे नहीं, फ्रेंड की तरह पूछे कि सर ये चीज़ नहीं समझ में आया, एक बार फिर बता दीजिए, आपने सर 2 बार बताया 3 बार बताया लेकिन हमें अभी भी समझ में नहीं है। तो आपको भी उसको फ्रेंडली बताना है, ठीक है, झल्लाना चिल्लाना नहीं है। ये है प्रभावी बनाने का तरीका, ठीक है। तभी तो बच्चे आपका वेट करेंगे कि सर आज मंडे है, ये सर का क्लास है आज, नहीं कैसे भी मिस नहीं करना है, ठीक। प्रभावी बनाना सब शिक्षकों में ऐसा नहीं रहता है। बहुत से क्लास ऐसे होते हैं, शिक्षक ऐसे होते हैं जिसको बच्चे अच्छा उनका अरे छोड़ो मन भी रहेगा पढ़ने के लिए ना, तो फिर वो कुछ ना कुछ बहाना करेंगे, ठीक है। तो प्रभावशाली बनाने के लिए अच्छे टीचर का ये सब गुण है, तो ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। अगला है सहायक सामग्री का समुचित उपयोग। जो भी हम सहायक सामग्री प्लानिंग करके ले गए कि ये चीज़ करना है तो उसका उपयोग करना है, नहीं कि ले गए और बच्चों को दिखाए नहीं, क्लास में समझाइए भी नहीं, बताए नहीं। जैसे ग्राफ है, ग्राफ के लिए हम ग्राफ पेपर ले गए बच्चों को दिखाने के लिए, बताने के, पता चला ग्राफ पेपर जेब में ही रखे रह गए या रजिस्टर में रखे रह गए। ऐसे नहीं करना है। प्रभावशाली बनाना है तो सब चीज़ों को समुचित रूप से दिखाना होगा, बताना होगा, ठीक है, जो हम प्लानिंग करके गए हैं, ठीक है। अगला है स्वतंत्र वातावरण। स्वतंत्र वातावरण होना चाहिए, नहीं कि बच्चों को टीचर के डर में हाईटेक कर दें, एकदम इसको ही हिलना नहीं है, मतलब इस टाइप का बिहेवियर नहीं रखना है कि बच्चे एकदम
कुछ पूछने से भी डरें, एकदम स्वतंत्र वातावरण और फ्री रहें पूछने के लिए, समझने के लिए, बोलने के लिए, ठीक है। इस टाइप से प्रभावशाली बनाया जा सकता है, ठीक है। ऐसे सभी टीचरों के अंदर होना चाहिए। तो ये ना सिर्फ अपने कोर्स में काम आएगा, ये अपने लाइफ में भी काम आएगा, क्योंकि हम लोग ये जो बीएड कर रहे हैं, बीएड किस लिए कर रहे हैं, कहीं ना कहीं शिक्षक ही बनने का उद्देश्य है। तभी तो ऐसा तो है नहीं कि एक डिग्री है चलो खाली बैठे हैं तो कुछ कर लो। बहुत ऐसा कम लोग होंगे जो बीएड कर रहा है, इसका मतलब उसका लक्ष्य होगा कहीं ना कहीं वो शिक्षक बनना है। शिक्षक बनना है तो ऐसा गुण होना चाहिए। जिसके पास नहीं है कोशिश करे कि ऐसा गुण हो जाए, ताकि वो एक अच्छा टीचर माना जाए। अच्छा टीचर मतलब अच्छे टीचरों में गिनती हो। पढ़ाने के लिए कोई अच्छा कोई ख़राब तो सबका अलग अलग ये है, मैटर अलग है, लेकिन एक गुण होना चाहिए ना कि सहयोग की भावना हो टीचर के, मतलब बच्चे उनसे डरे नहीं, इस टाइप का गुण होना चाहिए, ठीक है। तब जाके आपका प्रभावशाली टीचिंग होगा, लोगों के बीच में आपका नाम रहेगा, अपने नाम से लोग इज्जत देंगे, ठीक है। थर्ड, स्वयं अनुदेशात्मक उपागम क्या है। स्वयं उपागम मीन्स होता है अप्रोच, किस अप्रोच से हम कहीं पहुंच रहे हैं, ठीक है। तो स्वयं अनुदेशात्मक मीन्स खुद से, सेल्फ स्टडी जो पढ़ते हैं ना जो बच्चे जो ज़्यादातर बड़े क्लास के बच्चे सेल्फ स्टडी करते हैं। छोटे क्लास के बच्चों के लिए ये पॉसिबल नहीं रहता है ना, वो लोग करते हैं, उनको तो 10 बार कहा जाता है तो एक बार पढ़ते हैं। तो लोग तो सेल्फ स्टडी छोटे बच्चे उतना नहीं कर पाते, उनको बोल बोल के पढ़ाया जाता है। तो छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है सेल्फ स्टडी, बड़े बच्चों के लिए होता है। तो किस प्रशिक्षण पद्धति में, जिस प्रशिक्षण पद्धति में विद्यार्थी स्वयं सीखने की वो रुचि पूर्वक सीखता है, मतलब कोई जो थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक है लाइन में, आपको मालूम है क्यों मिस्टेक है, टाइपिंग एरर, ठीक है। तो ऐसा शिक्षण पद्धति जिसमें बच्चा खुद से सीखने के लिए उत्प्रेरित हो, खुद से रुचि रखता हो कि हमें ये चीज़ सीखना है, उसको बोलेंगे स्वयं अनुदेशात्मक उपागम, ठीक है। खुद से इच्छा हो, नहीं हमको ये चीज़ सीखना है, कैसे होता है, ठीक। अगला है क्वेश्चन नंबर 4, गेट्स के अनुसार स्वयं अनुदेशन उपागम की क्या परिभाषा है। गेट्स का मतलब, ये गेट्स एक वैज्ञानिक हैं, दार्शनिक है, ठीक है। उनके अनुसार इस स्वयं अनुदेशन का क्या क्या विशेषता है, क्या क्या फ़ायदा है, विशेषता क्या है। पहला विशेषता है विद्यार्थी को अपनी गति के अनुसार सीखने का अवसर मिलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वो खुद ही से पढ़ रहा है तो अपने हिसाब से पढ़ेगा ना, जब उसका मन करेगा पढ़ा, जब मन किया सोया, ठीक है। तो उसको अपनी गति से पढ़ना है, नहीं कि ये 40 मिनट बैठ कर पढ़ना है, या टीचर पढ़ा के निकल गया, पता चला हमको 20 मिनट समझ में आया, 20 मिनट नहीं आया, तो ऐसा नहीं है। उसको अपने गति से पढ़ने की, सीखने का अवसर मिलता है। दूसरा है संप्रेषण छोटे छोटे फ्रेम के रूप में तैयार होता है। मीन्स जो भी कम्युनिकेशन होता है, संप्रेषण होता है, जो भी बात संवाद होता है, तो उसमें छोटे छोटे फ्रेम के रूप में होता है, मतलब छोटा छोटा टॉपिक क्लियर करते हैं, ठीक है। अगला विद्यार्थी सक्रिय रहता है तथा विद्यार्थी स्वयं का मूल्यांकन कर लेता है। और इसमें क्या है, विद्यार्थी सक्रिय रहेगा, जैसे छोटा छोटा स्टेप बताएंगे, उसको एक एक स्टेप समझ में आता है तो उसका अंदर एक्टिव रहेगा, अच्छा हाँ ये समझ में, अच्छा ये समझ में आ गया, अरे अच्छा ये समझ, और देखते देखते वो पूरा चीज़ समझ में आ जाएगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। तो छोटे छोटे स्टेप में बताना चाहिए, ठीक है। और खुद का मूल्यांकन भी कर लेगा, क्योंकि एक स्टेप दूसरे से रिलेटेड है। जहाँ पहले स्टेप में गलती किया, दूसरे स्टेप से उसका मैच ही नहीं करेगा, तो समझ जाएगा अरे ये तो गलत हो गया, कहीं ना कहीं इसमें मिस्टेक है, ये तो पॉजिटिव आना चाहिए, निगेटिव क्यों आ रहा है, सबका तो पॉजिटिव। तो खुद का मूल्यांकन कर लेता है, ठीक है। तो ये सब फायदे हैं इसके सेल्फ स्टडी के। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, स्वयं अनुदेशन में कौन कौन सी तकनीकी उपयोग होती है। मतलब अब इसमें क्या क्या टेक्निकल यूजेज हैं स्वयं अनुदेशन में, सेल्फ स्टडी में, ठीक है। पहला है अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है कंप्यूटर सह अनुदेशन। अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर सह अनुदेशन, ये दो टाइप का है। यही दोनों अब चैप्टर में पढ़ना है, पूरा ये दोनों पढ़ लेंगे, ये हम लोगों का चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अभिक्रमित अनुदेशन और कंप्यूटर अनुदेशन। कंप्यूटर अनुदेशन लास्ट में पढ़ेंगे, जैसे कंप्यूटर से पढ़ते हैं, जैसे आप लोग भी मोबाइल से पढ़ें तो मोबाइल भी क्या है, छोटा कंप्यूटर है, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ये क्या है, कंप्यूटर सह अनुदेशन है। मोबाइल में आप देख रहे हैं, मोबाइल भी एक छोटा कंप्यूटर है। मोबाइल को और कंप्यूटर को अलग मत समझिए, जो कंप्यूटर में है वही चीज़ मोबाइल में होता है। मोबाइल छोटा रूप है, कंप्यूटर उसका ओल्ड वर्जन है, पुराना रूप है, ठीक है। तो कंप्यूटर भी, मोबाइल भी एक तरह से कंप्यूटर ही है, इसमें हर चीज़ होता है, जो कंप्यूटर में हो सकता है वही चीज़ इसमें भी हो सकता है, ठीक है। मतलब ये लगभग सेम है, तो इसको कंप्यूटर माना जा सकता है, ठीक है। तो ये जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं मोबाइल से, तो ये क्या है, आप कंप्यूटर सह अनुदेशन में है, ठीक है। अभिक्रमित सह अनुदेशन अभी बता रहे हैं, अभी दोनों को डिटेल से चर्चा होगी और डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे, और यही दोनों है अभी के बाद इस टॉपिक में। इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। और ऐसे तरीके से बताएंगे कि आपके दिमाग में तो एकदम सेट हो जाएगा, और चीज़ याद हो या ना हो, मालूम हो या ना हो, ये चीज़ बिल्कुल समझ में आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल चीज़ें हैं। ये अपने लाइफ में काम आएगा, एक टीचर के लिए ये सब चीज़ होना चाहिए, ठीक है। तो आप वीडियो पे बने रहिए, पूरा देखिए,
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अभिक्रमिक अनुदेशन क्या है, पता है ना, यही दोनों अनुदेशन देखना है। तब पहला हम देखते हैं अभिक्रमित अनुदेशन। तो पहला है अभिक्रमित अनुदेशन क्या है, तो कार्य क्रमित होता है, मतलब ऐसा अनुदेशन जिसमें क्रम बाई क्रम पढ़ाया जाए। जैसे अभी हम क्या है, चैप्टर 1 बताया, फिर चैप्टर 2 बताया, फिर चैप्टर 3 बताया, फिर 4 बताया, फिर तो एक क्रम में चल रहा है सिलसिला, ठीक है, रैंडम नहीं बता रहे हैं। तो ये क्या होगा, एक अभिक्रमित अनुदेशन है, ठीक है। ये तो बच्चे सेल्फ पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ेंगे, ऐसा तो है नहीं। जैसे टीचर को तो सब चीज़ पता है, टीचर से अगर लास्ट चैप्टर का भी क्वेश्चन पूछेंगे तो बता देगा, लेकिन बच्चे को नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो लास्ट चैप्टर का चीज़ है, तो कहीं ना कहीं बीच के चैप्टर से वो रिलेटेड होगा। बीच का चैप्टर छोड़ के जाओगे तो बच्चे को नहीं समझ में आएगा, टीचर तो बता देगा, ठीक है। और सेल्फ स्टडी में बच्चा क्या करेगा, सीरियल वाइज पढ़ेगा पहला, फिर क्योंकि वो लास्ट में जाएगा तो लास्ट वाला उसको समझ में नहीं आएगा ना। सेल्फ स्टडी में अगर लास्ट टॉपिक पढ़ना चाहे तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। टीचर को तो पढ़ाते पढ़ाते अनुभव तो कहीं से कुछ भी दे दीजिए तो बता देगा, लेकिन बच्चे को, तो बच्चा जब सेल्फ स्टडी करेगा तो उसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि जो भी सिस्टम है, जो भी पढ़ाई कर रहा है, जो भी उसका सिलेबस है, वो क्रम बाई क्रम पढ़े, तो क्रम बाई क्रम ही पढ़ता है, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन का क्या अर्थ हुआ, यह कार्य क्रमित रूप से होता है, ठीक है। अगला है BF स्किनर के अनुसार अभिक्रमित अनुदेशन की क्या परिभाषा है। ये स्किनर बहुत देखिएगा इस बुक में, इस पेपर में स्किनर का बहुत नाम है, कई चीज़ें दिए हैं, उसी क्रम में एक ये भी है, अभिक्रमित अनुदेशन का वो डेफिनेशन भी दिए हैं स्किनर, ठीक है। तो अभिक्रमित अनुदेशन उनके हिसाब से परिभाषा है अभिक्रमित अनुदेशन का कि अभिक्रमित अनुदेशन सामग्री और छात्रों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया है। मीन्स जो भी सामग्री है, जैसे मान लीजिए बुक है, कॉपी है, नोट्स है, और छात्र है, उन दोनों के बीच जो भी अंतःक्रिया होती है वही है अभिक्रमित अनुदेशन स्किनर के हिसाब से, ठीक है। क्योंकि इसमें तो सेल्फ स्टडी कर रहा है बच्चा ना, सेल्फ स्टडी में क्या है, टीचर तो होगा नहीं, तो बच्चा और बुक या कॉपी या नोट्स या जो भी है। कंप्यूटर से भी पढ़ रहे हैं आप लोग, मोबाइल से पढ़ रहे हैं, तो आप भी सेल्फ अनुदेशन कर रहे हैं ना। आपका मन हुआ तो अभी वीडियो देखें, नहीं मन हुआ बंद करके रख दिए, बाद में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, अब बच्चे इसकी स्वतंत्रता है, जो हमें अभी स्टार्टिंग में बताया, बाल केंद्रित है, मतलब अभी आप एक बच्चे की तरह हैं और एक हम टीचर की तरह हैं, हम पढ़ा रहे हैं भले, लेकिन आपको जब इच्छा होगा तो आप पर देखेंगे, आप नहीं, आपकी इच्छा होगी तो नहीं देखेंगे, ठीक है। आप फ्री है, स्वतंत्र है, आपको जैसा मर्जी वैसा कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सेल्फ स्टडी में आ रहा है। तो स्किनर के हिसाब से क्या है, अभिक्रमित सामग्री और छात्रों के बीच जो भी सामग्री है, पढ़ने वाली सामग्री, हवन सामग्री नहीं, पढ़ने वाली सामग्री, जो भी सामग्री है और पढ़ने वाली जो भी सामग्री है और छात्र, इन दोनों के मध्य जो भी क्रिया होती है उसे अभिक्रमित अनुदेशन कहते हैं, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है, बहुत ही अच्छा है, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइए, पूरा देखिए। अगला क्वेश्चन है 9, अभिक्रमित अनुदेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं। देखिए विशेषता क्या क्या है, कुछ ना कुछ तो विशेषता है ना भाई। सेल्फ स्टडी लोग करते हैं, लोग दरवाज़ा बंद करके पढ़ते हैं, खाना भूल जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, और इन्हीं लोगों को सफलता मिलती है। सब टाइम बचने के बाद जो पढ़ता है उनको सफलता नहीं मिलती, पढ़ने के बाद जो बचता है उसमें जो लोग अपना काम करते हैं उनको सफलता मिलती है। दोनों में अंतर है। बचने मैंने सारा काम करने के बाद जो टाइम बचा, कुछ लोग उस टाइम में पढ़ते हैं, और कुछ लोग पढ़ाई करने के बाद जो समय बचता है उस समय में अपना काम करते हैं। दोनों में बहुत डिफरेंस है, सुनने में लगभग एक ही लग रहा होगा, लेकिन बहुत ही डिफरेंस है। तो अगर सफलता चाहिए तो पहला पढ़ाई के बाद जो समय बचे तब जाके आप कुछ भी करिए, ठीक है। देखिए क्या क्या इसकी विशेषता है अभिक्रमिक अनुदेशन की। यह व्यक्ति निष्ठा होता है, व्यक्ति निष्ठा मीन्स व्यक्ति के हिसाब से चलेगा। इसमें एक समय में केवल एक ही व्यक्ति सीखता है। इसमें क्या है, जैसे हम सेल्फ स्टडी करें तो हम पढ़ रहे हैं तो हम ही सीखेंगे ना, दूसरा कोई सीख लेगा क्या, नहीं सीखेगा। तो इसमें क्या, एक समय में एक ही व्यक्ति सीखा ना। जैसे आप मोबाइल से आप देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं वीडियो, तो आप ही सीख पा रहे हैं ना। वो एक अलग कैसे कि एक ही लोग 4 ईयरफोन लगा लें, उसका दूसरा चीज़ है मोबाइल से अभी पढ़ने का। मतलब सेल्फ स्टडी मतलब जो स्टडी कर रहा है वही सीखेगा। जैसे टीचर पढ़ाता है बच्चों को क्लास में, तो एक बार में 30 बच्चे हैं, 30 को पढ़ा दिया, 1 घंटे में 30 बच्चे पढ़ के फिनिश होगा। लेकिन इसमें क्या है, 30 बच्चों को सेल्फ स्टडी करेंगे तब जाके 30, मतलब एक बच्चा अगर सेल्फ स्टडी कर रहा है वो खुद ही वही सीख रहा है और कोई दूसरा नहीं सीख पाएगा, ठीक है। तो इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति सीख पाता है, ठीक है। सेल्फ में होता है अपना खुद ही, तो सेल्फ है तो क्या है, तो हम पढ़ रहे हैं तो हम ही सीखेंगे, ठीक। दूसरा है इसमें पाठ्य सामग्री के छोटे छोटे, देखिए ये पौधे में विभाजित किया जाता है, यहाँ पौधा नहीं होगा, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। समझिए कि पाठ्य सामग्री को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक। अगला है इसमें छात्र अपनी गति से पाठ सीखते हैं। अपनी यहाँ पे छोटे छोटे पार्टों में विभाजित किया जाता है, पार्ट या पाठ कर सकते हैं या टॉपिक कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मिसप्रिंट में है, मतलब टाइपिंग एरर है, तो इसको आप लोग इग्नोर करिएगा, ठीक है।
इसको ज़्यादा पकड़ने की ज़रूरत नहीं है कि सर तो ऐसे ही, क्योंकि भाई हम भी पूरा प्रयास करें कि गलती ना हो, लेकिन हो जा रहा है मिस्टेक। और ये भी हो रहा है कि जल्दीबाजी के चक्कर में हम इसको रिव्यू नहीं करते, रिवाइज नहीं करते। एक बार जो भी एक फर्स्ट राउंड में जो भी हुआ सो हुआ, तुरंत शूट करते हैं वीडियो और तुरंत अपलोड कर देते हैं। थोड़ा बहुत एरर रहता है तो वो लोग आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि अपने पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स कवर करना है, कम समय है, ठीक है। तो हम इसको रिवाइज नहीं करते कि एक बार रिवाइज करें, रिफाइन करें क्या है, कहीं गलती एरर। एक बार में वन शॉट में किए, वन शॉट में जो हुआ और उसके बाद हम इसको मेन फोकस रहता है कि इसको शूट करके जितना जल्दी से जल्दी हो आपके पास दे दें, ठीक है। इसलिए इस सब चीज़ों को थोड़ा सा आप लोग वो करिए, एडजस्ट करिए, ठीक है। तो तीसरा पॉइंट है इसमें, छात्र अपनी गति से पाठ सीखता है। बिल्कुल अपनी गति सीखेगा। छात्र अगर 1 घंटा में 2 टॉपिक पढ़ रहा है तो 2 ही टॉपिक पढ़ा। कोई छात्र उसी 1 घंटे में 4 टॉपिक पढ़ ले रहा है तो उसकी गति तेज है तो 4 पढ़ लिया। तो जिसकी जितनी गति रहेगी उतनी उसको वो देखेगा, उतना सीखेगा, ठीक है। अगला है सामग्री श्रृंखलाबद्ध होती है। बिल्कुल होती है, बताए तो स्टेप बाय स्टेप ही होगा ना। बच्चा अगर चाहे कि लास्ट चैप्टर का अभी कर ले तो नहीं कर पाएगा ना, स्टेप बाय स्टेप वो सेल्फ स्टडी कर पाएगा, ठीक। अगला टॉपिक है इसमें जो छात्र है स्वाध्याय की आदत का विकास करता है। स्वाध्याय मीन्स वही सेल्फ स्टडी का विकास करता है, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 10 है, अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, दूसरा है शाखीय अभिक्रमित अनुदेशन, तीसरा है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन। रेखीय मीन्स एक सीधी रेखा में पढ़ाई करना, तो रेखीय हो गया। शाखीय मीन्स सीधा रेखा में नहीं जाएगा, एक ऐसे आएगा फिर ब्रांच होगा, फिर ब्रांच से ऐसे आके फिर दूसरे ब्रांच में, फिर ऐसे जिगजैग अपना होता हुआ ब्रांच में करेगा। अभी बताएंगे क्या है डिटेल में, ठीक है। तो ये 3 हो गया अभिक्रमिक अनुदेशन। 3 प्रकार के होते हैं, रेखीय, शाखीय, मैथेटिक्स। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि कौन सा इसमें अभिक्रमिक अनुदेशन नहीं है, एक रेखीय हो जाएगा, एक शाखीय, एक मैथेटिक्स, एक कोई और दे देगा। तो बस 3 तो मालूम है, चौथा टिक लगा दीजिए। जैसे कुछ बच्चे बोल रहे थे सर आप वस्तुनिष्ठ टाइप का क्वेश्चन करके दीजिए, तो वस्तुनिष्ठ टाइप का ही ना, अगर आप टॉपिक को पढ़ लेंगे तो जो अनवांटेड चीज़ है उसको तो फिल्टर कर सकते हैं ना। जैसे अब इसी में आएगा कि चौथा कोई और नाम दे दिया तो आप जान जाएंगे ना कि ये अभिक्रमित वाला नहीं है, ये 3 तो हम जान रहे हैं कि ये अभिक्रमित है, ठीक है। क्योंकि फिर हमें अब क्वेश्चन के लिए फर्जी वो डालना पड़ेगा, ऑप्शन डालना होगा, फिर तो आप चीज़ों को उसमें फिर ज़्यादा टाइम लगेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे पढ़ लेंगे तो इसमें क्या आपको मालूम होगा कि अभिक्रमित में 3 ही होता है, रेखीय, शाखीय और मैथेटिक्स। अब इसमें चाहे क्वेश्चन कैसे भी घुमा के दे, आप कर पाएंगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। जैसे दे देगा निम्नलिखित में कौन सा अभिक्रमित अनुदेशन है, उसमें रेखीय दिया है, बाकी 3 कुछ अलग दिया है, आप रेखीय पर टिक करेंगे ना। तो आप चीज़ों के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएंगे, ठीक है। अब देखिए रेखीय अनुदेशन क्या होता है, अब उसके अंदर डिटेल चलते हैं, ठीक है। रेखीय अभिक्रमिक अनुदेशन क्या है, नाम से स्पष्ट है, रेखीय मीन्स एक सीधी रेखा में जाएगा, ठीक है, एक रेखा में रहेगा, ठीक। तो इसमें शिक्षण संबंधी विषय सामग्री छोटे छोटे पदों में विभाजित कर उसे क्रमिक रूप से व्यवस्थित किया जाता है। मीन्स छोटे छोटे पदों में विभाजित कर एक क्रमिक रूप से लगाया जाता है। जैसे ट्रेन में होता है ना, ट्रेन में क्या है, छोटे छोटे डब्बा होते हैं और उसको एक क्रमिक क्रम में लगाया जाता है कि पहले S1 फिर S2 फिर S3 फिर S4 फिर S5। तो इस तरह क्या है, थोड़ा सा समझना आसान हो जाता है। कोई अगर जान गया कि S12 में है और उसको पता है कि S1 इंजन के पास है तो S12 वो समझ जाएगा कि पीछे होगा। तो ये अनुमान से पता लग जाता है कि हाँ, तो यही चीज़ यहाँ भी इसी चीज़ का फ़ायदा है, ठीक है। क्रमिक होने से वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेगा, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें समझ में आएगी, ठीक है। तो आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आपको कंठस्थ होगी ज़्यादा और लंबे समय के लिए याद हो जाएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है। भाई बहुत इंपॉर्टेंट, जन्मदाता कौन है ये सब याद कर लीजिए। 3 जन्मदाता मिलेंगे, एक रेखीय के, एक शाखीय के, एक मैथेटिक्स के, ठीक है। तो रेखीय के होते हैं BF स्किनर, बताए ना, स्किनर बहुत जगह आएंगे, तो देखिए यहाँ भी आ गए, तो स्किनर के नाम से रेखीय, इसको बुक कर दीजिए। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आएगा तो स्किनर का नाम आएगा, ठीक है। रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन है, BF स्किनर, आसानी से याद हो जाएगा, BF स्किनर। अगर BF नहीं भी याद है, स्किनर याद है तो आप स्किनर याद कर लीजिए। इनका वैसे पूरा नाम है BF स्किनर, पूरा मतलब B और F है, इसके बाद स्किनर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषताएं क्या क्या है। देखिए क्या क्या विशेषता है, भाई आसान है, बहुत है, अच्छा है, ठीक है, उसका क्या विशेषता है बताइए। तो इसमें विशेषता ये है
कि इसमें छात्र क्रमबद्ध रूप में विभिन्न छोटे छोटे पदों के माध्यम से अंतिम व्यवहार तक पहुँचता है। मतलब छोटे छोटे, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो खाना क्या एक ही बार में पूरा नहीं खा जाते ना, एक नाद, एक थाली जो भी है एक ही बार में पूरा नहीं खाते ना, छोटा छोटा। जिसका बड़ा मुंह है वो बड़ा बड़ा निवाला लेता है, जिसका छोटा मुंह है छोटा छोटा निवाला लेता है। जैसे बच्चे हैं छोटे छोटे निवाले में अपना काम चलाते हैं, खाते हैं। जो बड़े लोग हैं ज़्यादा ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेप बाय स्टेप लेते हैं ना, छोटा छोटा ही टुकड़ा करते हैं। ऐसा तो एक ही बार में एक रोटी ले लिए, फिर भी एक रोटी अगर एक बार में लेगा तो 4 रोटी खाना है तो 4 रोटी एक बार थोड़ी लेगा। तो वही चीज़ है, छोटे छोटे पदों में होता है, तो छोटे छोटे करते करते हम कैसे एक थाली का खाना खा जाते हैं पता नहीं चलता। वही चीज़ है इसमें, बच्चे जो है क्रमबद्ध रूप से छोटे छोटे पदों को पढ़ते जाते हैं, पता चला उनका टॉपिक खत्म हो गया, उनको समझ में भी पूरा आ गया। उनको ये नहीं लगता कि हम ये टॉपिक खत्म कर लिए, अरे इतना बड़ा टॉपिक हम आसानी से पढ़ लिए। तो ये फ़ायदा है। अगला है, इसमें पदों को सरल से कठिन की ओर ले जाया जाता है। सरल से कठिन, जैसे मान लीजिए कि एक ही बार खाना, जैसे मान लीजिए खाना खा रहे हैं तो छोटे छोटे निवाले ले रहे हैं, छोटा छोटा निवाला लेते गए खाते। तो ऐसे ही उसको क्या है, पहले सरल टॉपिक, फिर उससे हार्ड टॉपिक, फिर उससे, और एक से एक सब रिलेटेड है, और धीरे धीरे करते हुए हम पूरा का पूरा टॉपिक समझ जाते हैं। तो सरल से कठिन की ओर जाते हैं, ठीक है भाई। कठिन से शुरू करेंगे तो बच्चे ऐसे ही भाग जाएंगे, उनको पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। अरे ये तो बहुत बड़ा, अरे ये तो समझ में नहीं आ रहा, अरे ये तो क्या पढ़ा रहे हैं तो हमको, तो भागने लगेंगे। जब समझ में आता है ना तो बच्चे का इंटरेस्ट जगता है। कोई चीज़ अगर समझ में आएगा ना तो लगेगा कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, तो और आगे क्या हुआ, और आगे क्या हुआ। तो ऐसे करते करते वो पहुँच जाएंगे मुकाम तक, ठीक है। तो सरल से शुरू करना चाहिए, कहीं भी ईजी से फॉर्म से शुरू करेंगे तो सबको समझ में आएगा। कठिन से शुरू करेंगे तो केवल तेज विद्यार्थी समझ पाएंगे, बाकी विद्यार्थी के ऊपर से जान ले। और एक बार ऊपर से चला गया तो दोबारा उसके इंटरेस्ट जगाना मुश्किल हो जाएगा, फिर ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा इंटरेस्ट जगाने के लिए। तो स्टार्टिंग हमेशा ईजी तरीके से करिए, ठीक है। ट्रेन भी चलती है क्या, पहले 0 स्पीड में रहेगी, 1 स्पीड, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे करते करते 120 किलोमीटर की स्पीड में आएगी ना, 120 किलोमीटर प्रति आवर। ऐसा तो नहीं तुरंत धाए से 120 के स्पीड में आ जाएगी ना, वो भी स्टेप बाय स्टेप चलता है ना, तभी तो 120 तक पहुंच पाता है, ठीक है। या कोई भी, तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टेप से, और भी सरल स्टेप से शुरू करते हुए कहाँ तक जाता है, कठिन तक। अगला है, कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग, हाँ, तीसरा पॉइंट है, यह छात्रों में स्व अध्याय की प्रेरणा जागृत करता है। सेल्फ स्टडी करा है तो वही समझ में जब आने लगेगा तो और वो सेल्फ स्टडी करेगा, अच्छा ये समझ में, हम तो खुद से समझ गए भैया, और आगे तो और आगे पढ़ेगा और आगे करेगा। तो उसके अंदर ये जागृत होगी कि भाई हम खुद से भी कर सकते हैं। और जब ये विश्वास हो जाए कि हम खुद से कर सकते हैं, फिर तो वो पढ़ता ही रहेगा फिर, ठीक है। पढ़ने से जो बचेगा समय, तब अपना कोई दूसरा काम करेगा। तो इसलिए सेल्फ स्टडी हमेशा जागे, क्योंकि टीचर तो हमेशा 24 घंटा उसके सामने नहीं रह सकता। सेल्फ स्टडी अगर अंदर भावना जग गई तो सेल्फ स्टडी से फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ने में देगा, ठीक है। तो कोशिश करिए बच्चों के अंदर सेल्फ स्टडी की क्षमता जग गई तो, क्योंकि टीचर 24 घंटा उसके साथ नहीं रहेगा, 1 घंटा 2 घंटा रह सकता है। तो उस 1 घंटा 2 घंटा में ऐसा जड़ी बूटी बच्चों को पिला दीजिए, ऐसा बता दीजिए कि उनको लगे कि भाई सेल्फ स्टडी से उनको फ़ायदा लगने लगे। सेल्फ स्टडी के बारे में समझा दीजिए, बता दीजिए, ताकि वो सेल्फ स्टडी करें और 24 घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने में दे सके, ठीक है। ऐसा डिपेंडेंट मत बनाइए कि हम रहेंगे तभी तुम कर पाओगे, हम नहीं रहेंगे तो नहीं कर पाओगे, ऐसा नहीं, ठीक है। अगला है, अधिगम के समय छात्र सक्रिय एवं क्रियाशील रहते हैं। अधिगम भाई जब खुद से मन हो रहा है पढ़ने का, जब कोई भी काम खुद से मन करता है तो आदमी सक्रिय रहता है ना, चाहिए कर ले, चाहिए भी कर ले, अच्छा वो भी कर ले, फिर ऐसे कर ले, ठीक है। तो खुद से मन करेगा कोई चीज़ करने के लिए तो आदमी सक्रिय रहता है, ठीक है। ज़बरदस्ती कोई कराएगा तब फिर वो सक्रिय नहीं रहेगा। तो सेल्फ स्टडी खुद ही से करना है तो सक्रिय रहता है। आगे देखिए क्वेश्चन 14, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन की क्या क्या सीमाएं हैं। सीमाएं मतलब लिमिटेशन, क्या मतलब कहाँ कहाँ ये नहीं संभव है, कहाँ कहाँ दिक्कत, मैंने क्या क्या दिक्कतें आती हैं, इनका लिमिटेशन क्या है, क्या इसके आगे पॉसिबिलिटी नहीं हो पाती, कहाँ पे, ठीक है। तो इनका लिमिटेशन देखिए। लिमिटेशन है, इसमें छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर एक जैसे क्रम का निर्माण सभी छात्रों के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि एक क्रम तो डिसाइड हो गया, लेकिन इसमें छात्र को ध्यान नहीं रखा गया। किसी छात्र को पहला क्रम के बाद दूसरा क्रम लगा अच्छा, फिर तीसरा लगा। किसी को हो सकता है पहला क्रम के बाद तीसरा क्रम अच्छा लगा, फिर उसके बाद दूसरा क्रम पढ़ता। मतलब ये एक फिक्स क्रम होता है जो सभी छात्रों को पढ़ना होता है, ठीक है। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो हम एक सीरियल वाइज पढ़ाते जा रहे हैं, आप उसको देख रहे हैं मोबाइल में, ठीक है। आपका अगर मर्जी होता है कि नहीं आएगा, हम चौथा के अभी हम जैसे 5वां चैप्टर का सेकंड पार्ट बता रहे हैं, आपके मन में होता है कि नहीं अभी हम 6ठा चैप्टर पढ़ लेते उसके बाद ये पढ़ते, लेकिन आपके लिए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। आपको तो मजबूरी है कि 5वां ही देखना है, 5वां करने के बाद ही फिर उसमें जाएंगे।
ठीक है। तो ये एक क्रम बन गया, जैसे हमने इसी वीडियो शूट कर लिया क्रम वाइज, क्रम 1 2, मान लीजिए इसमें 50 क्वेश्चन है तो 1 से 50 तक का आपकी मजबूरी है, एक पहला देखेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, ठीक है ना। पहला के बाद चौथा नहीं देख पाएंगे, पहला दूसरा देखते हुए जाएंगे, वो अलग बात है कि फॉरवर्ड करके वो एक अलग चीज़ है, उसको इसमें ना वो करें, ठीक है। मतलब इसमें बच्चों को पर्टिकुलर बच्चे वाइज ध्यान नहीं दिया जाता, एक फ्रेम होता है स्टेप बाय स्टेप, उसी फ्रेम में सभी बच्चों को पढ़ना होता है कि ये पढ़ना है फिर ये पढ़ना है फिर, तो बच्चों को ध्यान में रख के नहीं बनाया जाता, इसलिए इसकी लिमिटेशन एक कमी हो गई। ये कमी या लिमिटेशन क्या है, सीमाएं, मतलब इसकी क्या क्या कमियां हैं। दूसरा, इसके द्वारा सुधारात्मक शिक्षण नहीं हो सकता। इसमें क्या है, सुधारात्मक शिक्षण नहीं होता। बच्चा अब सेल्फ स्टडी कर रहा है, कहीं अगर गलत कर दिया तो उसको कौन सुधारेगा, तो अपने से तो नहीं सुधार सकता ना, अगर गलत हो गया तो हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, सुधारात्मक शिक्षण नहीं हो पाता, ये भी एक कमी है, ठीक है। फिर उसको टीचर के पास जाना ही पड़ेगा अगर कुछ उसमें सुधारात्मक करना है तो। अगला है, इसमें उच्च उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए बहुत हाई लेवल का टॉपिक पढ़ना है तो इसमें खुद से सेल्फ स्टडी करना संभव नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप कुछ लिमिट तक जा सकते हैं, लेकिन बहुत हाई लेवल पे से सेल्फ स्टडी करके नहीं जा सकते, कुछ ना कुछ चाहिए, टीचर होना चाहिए या कोई ना कोई बताने वाला होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता कौन। अब देखिए रेखीय खत्म हो गया है, अब साखीय शुरू करते हैं। साखीय, रेखीय कौन थे, स्किनर साहब थे। साखीय, इसके जन्मदाता कौन है, तो नॉर्मल ए क्राउडर, नॉर्मल ए क्राउडर साखीय है। साखीय अभिक्रमित अनुदेशन के जन्मदाता है नॉर्मल ए क्राउडर, ठीक है। अब देखिए इसकी क्या क्या विशेषता है साखीय की, तो इसका भी कुछ अलग विशेषता होगा भाई, जितने चीज़ है सबका अलग अलग विशेषता है, किसी में कुछ फ़ायदा है तो किसी में कुछ घाटा है, ठीक है। देखिए साखीय अभिक्रमित अनुदेशन की विशेषता है, प्रत्येक छात्र अपनी आवश्यकता अनुसार विभिन्न पदों पर होते हुए अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे। मतलब इसमें कई सारे ब्रांच है, इधर उधर ब्रांच है, तो जिस बच्चे को इधर नहीं जाना है तो दूसरे ब्रांच में चला गया, उसको पढ़ के आएगा फिर इधर आ जाएगा, इसमें आ जाए, ठीक है। किसी को ये समझ में नहीं आ रहा है तो दूसरे ब्रांच में चला गया, उससे फिर पढ़ के फिर मेन ब्रांच में, मतलब ये जिग-जैग टाइप में रहेगा, जिसको जैसा जो पढ़ने की इच्छा होगा उस ब्रांच में जाएगा, पढ़ के चलाएगा, ठीक है। मतलब कई सारे टॉपिक हैं तो सब सारे टॉपिक एक सीरियल वाइज क्रमबद्ध नहीं रहेंगे, वो क्या रहेंगे, ये इधर आया, पहले के बाद दूसरा टॉपिक आया, दूसरे के बाद तीसरा टॉपिक इधर है, चौथा टॉपिक उधर है, पांचवा टॉपिक आ गया है, तो उसको लगेगा कि अगर हमें चौथा पढ़ना है तो उस ब्रांच में चला जाएगा, फिर पांचवा पढ़ना है तो इस ब्रांच में आ जाएगा। तो ऐसे मतलब एक सीरियल वाइज नहीं जाना है, उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई वो पढ़ सकता है, ठीक है। तो इसका ये विशेषता हो गया, जो कि रेखीय में ऐसा नहीं था, ठीक है। दूसरा है अनुक्रिया तथा उसके क्रम पर छात्र का नियंत्रण रहना। भाई अब बच्चे अपने हिसाब से पढ़ रहे हैं भाई, कि हम पहला पढ़े फिर दूसरा ना पढ़ के तीसरा पढ़ ले, फिर तीसरा पढ़ने के बाद फिर दूसरा पढ़े टॉपिक, तो इसमें क्या छात्र का नियंत्रण है ना, भाई छात्र की जैसी मर्जी वैसे करना, मतलब छात्र के कंट्रोल में चीज़ें हैं, तो इसमें क्या है, छात्र का नियंत्रण रहता है। उसमें क्या था, छात्र के ऊपर नियंत्रण नहीं था, उसमें जो है सिस्टम जो फ्रेम में है कि पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, तो रेखीय में ऐसा था, उस छात्र पर नियंत्रण नहीं था, ठीक है। इसमें क्या है, छात्र के ऊपर नियंत्रण है कि पहले के बाद दूसरा पढ़ेगा कि तीसरा पढ़ेगा कि चौथा पढ़ेगा, ठीक है। अगला इसमें है इसमें छात्रों के समक्ष बहुविकल्प वाले प्रश्न को दिया जाता है। देखिए इस टाइप के ही शिक्षण में बहुविकल्प वाले क्वेश्चन होते हैं, MCQ, जो अभी हम लोग तैयारी कर रहे हैं, जो अभी हम लोग के एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। और जितना ही हम लोग के फॉर्म भरने में लेट हो रहा है, जो कि अभी जैसे कुछ यूनिवर्सिटी का तो भरा जा चुका है, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी जैसे ये गोरखपुर यूनिवर्सिटी जो है उसका अभी नहीं भरा गया है, तो जितना ही देरी हो रहा है फॉर्म भरने में, समझिए कि उतना ही ज़्यादा टाइम आपको मिल रहा है पढ़ने के लिए, ठीक है। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आज फॉर्म भरा है और बोलें कि कल एग्जाम है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। कुछ टाइम दिया जाएगा फॉर्म भरने के लिए, फिर वो फॉर्म कॉलेज वाले सबमिट करने के लिए यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो वो भी टाइम मिला, फिर यूनिवर्सिटी उस फॉर्म का प्रोसेस करेगा, फिर सेंटर बनाएगा, फिर क्वेश्चन पेपर, मतलब कुछ ना कुछ कम से कम 25-30 दिन का टाइम लग जाता है फॉर्म भरने के बाद। तो आपको समझिए कि बहुत ज़्यादा अभी टाइम मिल रहा है, जैसे जैसे डिले हो रहा है फॉर्म भरने में, वैसे वैसे समझिए कि आपको टाइम मिल रहा है। ये नहीं कि हम बताए कभी किस वीडियो में बताएं कि 20 अगस्त के आसपास होगा, तो ये तब के लिए था जब फॉर्म भरा जाता, लेकिन अभी तक फॉर्म नहीं भरा है, तो जितना ही देरी हो रहा है फॉर्म भरने में उतना ही एग्जाम समझिए आगे शिफ्ट हो रहा है, तो आपको टाइम मिल रहा है, तो टाइम को गंवाइए मत, अच्छे से तैयारी करिए ताकि आप अच्छे से सुपर टेट में अच्छे नंबर से आप जा सकें। यही परसेंटेज जोड़ा जाएगा तो इसका भी परसेंटेज आएगा ना, तो उसमें फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप रैंक ला सकें, ठीक है, सिलेक्शन होने की ज़्यादा संभावना होगी, ठीक है। आइए अगला है बहुविकल्प हो गया। आप देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें और भी पॉइंट है, यह छात्रों की तार्किक शक्ति में वृद्धि करने पर बल देता है। छात्र का क्या है, तार्किक शक्ति, लॉजिकल
जो पावर है वो बढ़ाता है, ठीक है, तार्किक शक्ति को बढ़ाता है। अगला है यह छात्र केंद्रित अभिक्रम। छात्र केंद्रित है, छात्र के हिसाब से चल रहा है, छात्र को जो मर्जी है वैसे पढ़ रहा है, तो छात्र केंद्रित हो गया, बाल केंद्रित भी बोलते हैं इसको। अगला है यह उच्च कोटि के शिक्षण के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। बिल्कुल नहीं, उच्च कोटि के दृष्टिकोण शिक्षण के दृष्टिकोण से मतलब सॉरी बिल्कुल उपयोगी है, ठीक है। उपयोगी वो नहीं था, रेखीय नहीं था उच्च कोटि में, ठीक है, सिस्टम वाइज जा रहे थे। इसमें क्या है, उच्च कोटि के शिक्षण की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, मतलब हाई लेवल क्लास में आप इस टाइप का पढ़ाई कर सकते हैं, जिस जो मर्जी हुआ वो आप टॉपिक लेके पढ़ते हैं उसके हिसाब से करते हैं, ठीक है। तो ये उच्च कोटि के शिक्षण के लिए उपयोगी है। फिर है इस विधि में छात्रों की रोचकता निरंतर बनी रहती है, क्योंकि वो अपने हिसाब से काम कर रहा है ना, अपना जो टॉपिक मन में हुआ वही पढ़ रहा है, तो रोचकता बनी रहेगी। ऐसा तो है कि मजबूरी में उसको दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो रोचकता बनी रहेगी, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन की क्या क्या सीमाएं हैं, इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, मतलब लिमिटेशन, क्या क्या कमियां हैं। सीमाएं मतलब क्या क्या कमियां हैं। पहला, कमज़ोर छात्र को इस विधि से सीखने में कठिनाई होती है। देखिए जो पढ़ने में वीक है वो इस विधि से नहीं सीख पाएगा, उसको फिर स्टेप बाय स्टेप ही समझना पड़ेगा, और स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए उसको रेखीय विधि अपनाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, इसके निर्माण के लिए कुशल शिक्षकों की आवश्यकता होती है। इसके निर्माण के लिए भाई एक कुशल शिक्षक चाहिए। कुशल शिक्षक मतलब जो सब चीज़ का जानकार हो, क्योंकि वो टॉपिक 1 के बाद बच्चा टॉपिक 3 पढ़ रहा है, टॉपिक 2 छोड़ रहा है, तो कुशल शिक्षक ऐसा उसको तरीके से बताया कि 1 के बाद 3 भी समझ में आए, टॉपिक 2 नहीं पढ़ा है, तो कुशल शिक्षक की ज़रूरत होगी। साधारण शिक्षक क्या है, 1 के बाद 3 बताएगा तो 2 बीच से गायब करेगा, तो फिर उसको समझ में नहीं आएगा बच्चे को। कुशल शिक्षक उसी हिसाब से उस फ्रेम में डिवाइड करेगा कि उसको 1 भी समझ में आए, 3 भी समझ में आए, 2 नहीं पढ़ा है तो भी, तो कुशल शिक्षक की आवश्यकता होती है। इसके बाद है इसमें हर बार संशोधन की आवश्यकता होती है, हर बार संशोधन करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अगला है, नहीं तो जैसे बहु ये है MCQ है, तो MCQ जैसे जो क्वेश्चन आ गया वही अगले क्वेश्चन आ गया, तो लोग तो ही कहेंगे क्वेश्चन रिपीट हो रहा है हर साल, एक साल का पढ़ लो, तो हर बार बदलने की जरूरत होगी। लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन को वही क्वेश्चन को घुमा कर पूछ लेता है, तो लोग उसको देते हैं, उसमें फिर क्वेश्चन का रिपीट होने का चांस नहीं रहता। मतलब क्वेश्चन रिपीट होता है, घुमा कर रहता है, तो एज इट इज क्वेश्चन रिपीट नहीं कहलाए, थोड़ा बहुत मिलता जुलता हो जाएगा। लेकिन बहुविकल्पीय में क्या होता है, MCQ में अगर वही पूछ लिया तो फिर तो लोगों को लगेगा ना कि अरे जो पिछले साल पूछा था वही इस साल भी पूछ लिया, तो हर साल बदलने की ज़रूरत होती है, ठीक है। इसके बाद अगला है, इस विधि से छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी को लाभ नहीं मिल पाता है, ठीक है। इस विधि से छोटी कक्षाओं के विद्यार्थी नहीं पढ़ते। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों में देखे होंगे आपको MCQ क्वेश्चन होता भी नहीं है, ये सब MCQ क्वेश्चन बड़े विद्यार्थियों के लिए होता है, ठीक है। तो छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए इसका कोई लाभ नहीं मिल पाता। अगला है, इसमें पूर्ण विषय वस्तु समाहित करना मुश्किल हो जाता है। पूर्ण विषय वस्तु कैसे समाहित करेंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन है, जैसे पूछ दिया कि ये साखीय अभिक्रमिक अनुदेशन के जन्मदाता कौन है, तो बस जन्मदाता किसी को याद होगा तो उसको 1 नंबर मिल गया, बस। इसमें तो टोटल है नहीं। अभी अगर ये पूछता क्वेश्चन कि साखीय अनुदेशन के बारे में वर्णन करिए, तो उसमें आपको जन्मदाता भी लिखना होगा, सारा चीज़ बताना होगा, ठीक है। तो ये क्या है, पूरा टॉपिक समाहित हो गया इसमें। लेकिन उसमें बहुविकल्प में पूरा टॉपिक थोड़ी समय, एक टॉपिक मतलब एक क्वेश्चन केवल समाहित हुआ, एक लाइन हुआ। तो इसमें क्या है, पूरा टॉपिक समाहित करना मुश्किल होता है। जहाँ से क्वेश्चन उठा बस वही टॉपिक समाहित हुआ, बाकी तो उसके आइड साइड अगल बगल का तो नहीं हुआ ना, ठीक। इसमें क्या है अगला, इसमें छात्र अधिकतर प्रश्नों के उत्तर अनुमान के आधार पर प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए छात्र को नहीं आ रहा है, तो बहुविकल्प में क्या होता है, लोग अनुमान लगाते हैं, चलो यही होना है, ये नहीं होगा, B ऑप्शन नहीं है, C ऑप्शन नहीं है, D भी नहीं होगा, चलो A लगा देते हैं, ये हो, तो अनुमान पे भी लगा देते हैं, ठीक है। तो अनुमान के आधार पर लगाते हैं इसमें, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट मान सकते हैं। लेकिन कमी तो है कि अनुमान बच्चों को एग्जैक्ट नहीं पता है, फिर भी उसको नंबर मिल रहा है, तो ये तो कमी हुआ ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, और इम्पोर्टेंट आ रहा है क्वेश्चन, बिल्कुल आप छोड़ के मत जाइए वीडियो, ठीक है, पढ़ाई ध्यान से करते रहिए। अगला है मैथेटिक्स, तीसरा आ गया, मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन के जन्मदाता कौन है। 3 था, एक रेखीय सेल्फ स्टडी में, एक रेखीय, दूसरा साखीय, तीसरा मैथेटिक्स। मैथेटिक्स अभिक्रमिक अनुदेशन के जन्मदाता, भैया जन्मदाता इसके थॉमस एफ गिलबर्ट, पहला स्किनर थे, इसके थॉमस एफ गिलबर्ट, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये बिल्कुल ये जन्मदाता वगैरह तो आता ही है, सभी पूछते हैं लोग, क्योंकि और सब तो याद हो जाएगा, यही नहीं याद होता बच्चों को, तो याद कर लीजिए, ठीक है। स्किनर तो याद हो गया होगा, रेखीय का है, तो एक ही, अब 2 ही याद करना आपको, थॉमस एफ गिलबर्ट, ठीक है। ये है मैथेटिक्स के। इसका दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 19, मैथेटिक्स अभिक्रमिक
अनुदेशन की कितनी अवस्थाएं होती हैं, कितनी अवस्थाएं होती है? तो भैया इसके 3 अवस्था होती हैं। कौन कौन? प्रदर्शन, अनुबोधन, उन्मुक्ति, ये 3 अवस्था है। अगर ये आ गया तो टिक करिए। क्वेश्चन अगर आता है कि कौन कौन सी अवस्था नहीं है तो चौथा दे देगा, उसको टिक कर लीजिए या जान लीजिए। प्रदर्शन होता है, अनुबोधन होता है, उन्मुक्ति होता है। ठीक। अगला क्वेश्चन है मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की क्या क्या प्रक्रिया है? प्रक्रिया क्या है, स्टेप क्या है इसके? देखिए प्रक्रिया क्या है इसका। इसमें एक समस्या को खोजा जाता है, समस्या की खोज की जाती है, फिर समस्या का हल ढूंढने के लिए अनुक्रिया की जाती है, उसकी समस्या को हल ढूंढने के लिए कुछ काम किया जाता है, फिर उसके बाद अंतिम पद तक पहुंचाया जाता है, आंसर आ जाता है। ठीक है, यही है मैथेटिक्स। रिलेटेड है मैथ से। भाई क्या है, क्वेश्चन रहता है, उसके बाद क्या है, क्वेश्चन को हल करते हैं, हल करने के बाद अंतिम पद पे आ जाते हैं। ज़्यादातर मैथ के लिए ये सही है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की क्या क्या, देखिए यहाँ मिस्टेक है, सुनाए लिखा हुआ है, समस्याएं हैं। मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की क्या क्या, यहाँ मिस्टेक है कुछ। ठीक है, मतलब क्या क्या समस्याएं हैं, सुनाई नहीं होगा, मतलब क्या क्या दिक्कतें हैं। पहला यह एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल तो है। सीमाएं हैं, एक्चुअली इसकी कमी है ये। ठीक है, तो ये मैथेटिक्स अभिक्रमित अनुदेशन की क्या क्या कमियां हैं। देखिए कमी क्या है, पहला कमी है यह एक जटिल प्रक्रिया है, जटिल प्रक्रिया है। दूसरा, यह विषयों के लिए, सभी विषयों के लिए उपयोगी नहीं है, बिल्कुल नहीं उपयोगी है, सबके लिए नहीं उपयोगी है। मैथ के लिए तो उपयोगी है, सबके लिए नहीं उपयोगी, ऐसे लिखें। ठीक, यह सामान्य मंद बुद्धि के छात्रों के लिए भी उपयोगी नहीं है, जो मंद बुद्धि के छात्र हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। इसीलिए मैथ सबको समझ में नहीं आता, जो थोड़ा सा कम दिमाग रखते हैं उनको तो ऊपर से निकल जाता है। ठीक है, हर टॉपिक नहीं, कुछ हर टॉपिक। अगला है यह खर्चीली विधि है। ठीक है भाई, खर्चीली है। इसमें अगला है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। भाई मैथ को किसी स्टेप से समझना है तो चाहे राम को समझाइए चाहे मोहन को समझाइए, मेथड तो वही रहेगा, स्टेप तो वही रहेंगे। तो इसमें व्यक्तिगत विधि को ध्यान से नहीं रखा जाता कि भाई इसको रट लो कि वो एक स्टेप फिक्स है, वही स्टेप से करना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। अभिक्रमित अनुदेशन के क्या क्या उपयोग है? भैया इसके उपयोग अब क्या है देख लीजिए। भी उपयोग शिक्षण प्रशिक्षण के क्षेत्र में इसका उपयोग होता है। शिक्षण प्रशिक्षण मतलब प्रशिक्षण दिया जाता है, जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे इसका उपयोग होता है मैथेटिक्स का। पत्राचार के शिक्षा में होता है। औद्योगिक संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण, मतलब जितने टाइप के प्रशिक्षण है सब में, देखिए बैंकों के में कर्मचारियों के प्रशिक्षण में, सैनिक अफसरों के प्रशिक्षण में, विशिष्ट बालकों के शिक्षा में। जैसे विशिष्ट बालक जो थोड़ा मंदबुद्धि के हैं या थोड़ा सा एबनॉर्मल है, जिनको बोलने में तकलीफ है या सुनने में तकलीफ है या समझने में तकलीफ है, तो उन टाइप के बच्चों के लिए। ठीक है, तो कहीं भी प्रशिक्षण में ही इसका यूज होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 23 है अभिक्रमित अनुदेशन के क्या क्या लाभ हैं? लाभ अब देखिए क्या है, अभी तो कमी वगैरह सब देख लिया, लाभ देखिए क्या है। लाभ, यह छात्रों की समस्याओं का समाधान आसानी से कर सकता है। छात्रों की समस्याओं का समाधान, जो समस्या है उसमें क्या था, समस्या खोजेंगे तो छात्र के पास अगर समस्या आ गई तो उसको समस्या तो बना बनाया मिल गया, फिर उसके बाद अभिक्रिया करेगा, कुछ क्रिया करवाएगा छात्र को, उसके बाद स्टेप पे आंसर आ जाएगा अगले स्टेप में। जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान आसानी से हो सकता है। ठीक है, दूसरा है यह छात्र को स्वगति के लिए प्रेरित करता है, खुद से करने के लिए प्रेरित करता है। जब एक स्टेप हो गया तो टीचर क्या करता है, उसी से रिलेटेड दूसरा तीसरा चौथा क्वेश्चन देता है, तो बच्चों के अंदर आ जाता है पहला तो बता दिया, उसी से दूसरा रिलेटेड, दूसरा भी कर लेंगे, तीसरा भी कर लेंगे, तो अंदर से उनके अंदर प्रेरणा आती है करने की। ठीक, अगला यह छात्र केंद्रित अभिक्रिया। छात्र केंद्रित, छात्र अपना स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक बार स्टेप बता दिया गया कैसे भी माध्यम से, उसके बाद वो बच्चे अपने आप करते रहेंगे। अगला है इस माध्यम से सीखना आसान है, क्योंकि विषय वस्तु को छोटे छोटे, ये पौधा नहीं होगा, छोटे छोटे पदों में विभाजित किया जाता है। ठीक, छोटे छोटे पदों में विभाजित किया। फिर इसमें छात्र सक्रिय रहता है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है। ठीक है, ये सब जो थी किसकी थी, ये था अभिक्रमिक अनुदेशन के लाभ, अभिक्रमिक अनुदेशन के लाभ थे। ठीक है, अभिक्रमिक अनुदेशन के लाभ थे। अब देखिए अभिक्रमिक अनुदेशन की क्या क्या सीमाएं हैं। मतलब हम दो तरह के सेल्फ स्टडी पढ़े थे ना, एक अभिक्रमित और एक कंप्यूटर। ठीक है, तो अभिक्रमित वाले के हम 3 मेथड देखे, कौन कौन, रेखीय, साखी और मैथेटिक्स। ठीक है, तो तीनों पढ़ लिए। तीनों पढ़ने के बाद ये शुरू हुआ, ये आया अभिक्रमिक अनुदेशन की अब क्या क्या सीमाएं हैं, अभी क्या क्या लाभ था, अभी ऊपर पढ़े। ठीक है, तब देखिए क्या क्या सीमाएं हैं, क्या क्या इसमें कमियां हैं। अभिक्रमित अनुदेशन, अभिक्रमिक। ठीक है, इसमें छात्र और शिक्षक के मध्य संपर्क कम होता है। सेल्फ स्टडी में छात्र और शिक्षक के बीच कहाँ संपर्क होगा, बिल्कुल नहीं होगा।
थोड़ा बहुत उसको अगर कहीं डाउट होगा तो छात्र शिक्षक से पूछ सकता है, नहीं तो ऐसे इंटरेक्शन नहीं होगा। दूसरा है, सभी कक्षाओं में शिक्षण के लिए इसका उपयोग करना संभव नहीं है। सेल्फ स्टडी क्या है, सभी छात्र के लिए, सभी कक्षा के छात्र के लिए संभव नहीं है। खासकर छोटे क्लास में सेल्फ स्टडी नहीं हो पाता, बच्चे नहीं कर पाएंगे, सभी के लिए संभव नहीं है। अगला है अब कंप्यूटर सह अनुदेशन का। अब देखिए अब आगे दूसरा कंप्यूटर सह अनुदेशन। मीन्स सेल्फ स्टडी दो टाइप का था, एक अभिक्रमिक अनुदेशन, दूसरा कंप्यूटर सह अनुदेशन। अभिक्रमिक का सारा चीज़ खत्म हो गया, लास्ट में उसका फायदा घाटा बता दिए। अब देखिए कंप्यूटर सह अनुदेशन का अर्थ क्या है। कंप्यूटर सह अनुदेशन का अर्थ है इसमें कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन किया जाता है। नाम से ही है कंप्यूटर सह अनुदेशन, कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन किया जाता है। जैसे आप लोग क्या है कंप्यूटर के माध्यम से अनुदेशन कर रहे हैं, हम रिकॉर्ड कर दिया आपको कंप्यूटर पे, बहुत बच्चे कंप्यूटर पे यूट्यूब खोल के देख रहे होंगे, तो यूट्यूब खोल के कंप्यूटर से अपना पढ़ रहे हैं, तो कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है ना। तो ये क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से हो रहा है, मतलब कंप्यूटर सह अनुदेशन है। मतलब जो लोग यूट्यूब से पढ़ रहे हैं वो कंप्यूटर सह अनुदेशन है। और आज के डेट में वही पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन जो पढ़ाई हो रहा है वो कंप्यूटर सह अनुदेशन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्या क्या प्रक्रिया है। देखिए प्रक्रिया क्या क्या है कंप्यूटर सह अनुदेशन की। शिक्षक क्या किया, प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर, मतलब प्रोग्राम किया गया कंप्यूटर में शिक्षक एक स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, फिर उसको छात्र के पास सेंड कर दिया। फिर छात्र कंप्यूटर पर अध्ययन करेंगे, मतलब जैसे हम रिकॉर्ड किए चीज़ों को यूट्यूब पे अपलोड कर दिए, उसके बाद छात्र क्या कर रहा है, कंप्यूटर से अध्ययन कर रहा है, मतलब आप यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं। फिर छात्रों का उत्तर का मूल्यांकन, फिर अर्जित अधिगम पर प्रश्न। फिर अगर हम चाहें तो जैसे अभी हम आगे आने वाले समय में हो सकता है कुछ टेस्ट भी आप लोग के लिए लें, कुछ क्वेश्चन हम देंगे, चुनिंदा क्वेश्चन, कुछ ऐसा ऑप्शन इनेबल होगा जो कि आप लोगों के सामने आ जाएगा क्वेश्चन के रूप में। आप उसको टिक कर देंगे, ABC 1 2 2 4 क्वेश्चन जो भी क्वेश्चन होंगे, ठीक है, आप लोग टिक करके सबमिट कर देंगे, हमारे पास उसका रिजल्ट आ जाएगा। तो ऐसा हो सकता है हम लें, ठीक है, लेकिन पहले अभी कोर्स तो ख़त्म कर लें। ठीक है, तो आप लोग के लिए थोड़ा सा और अच्छा ही हो जाएगा कि थोड़ा सा और सक्रिय रहेंगे, पढ़ेंगे और मन लगेगा। ठीक है ना, और जैसा आंसर आएगा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। जैसे मान लीजिए ज़्यादा नंबर आ रहा है टेस्ट में तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा। ठीक है, कभी कभी कोशिश करेंगे कि लाइव क्लास भी ले लें। ठीक है, इसमें क्या है, कंप्यूटर पे आया बच्चे को क्या है, छात्र अर्जित अधिगम पर प्रश्न दिए, छात्र उसका उत्तर देंगे, उत्तर देने से हम मूल्यांकन कर लेंगे सही है कि गलत है। इसके बाद उत्तर गलत होने पर सुधार की प्रक्रिया करेंगे, जिसका उत्तर गलत होगा उसको बता देंगे भाई ये नहीं, ये चीज़ आंसर में सही है। ठीक है, और दूसरा है उत्तर सही होने पर अगली बार अगर आंसर सही है तो उसके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये है पूरा प्रक्रिया। ठीक है, कंप्यूटर सह अनुदेशन का। अब देखिए 27 है कंप्यूटर सह अनुदेशन की क्या क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषता क्या है। अभी तक तो इसका चीज़ें देखें क्या, अब इसकी विशेषता क्या है। इसमें विशेषता है पहला, इसमें कंप्यूटर द्वारा छात्र को व्यक्तिगत अनुदेशन सामग्री प्रदान की जाती है। बिल्कुल सही, कंप्यूटर द्वारा जैसे क्या है, हम आपको यूट्यूब पर लोड किए वीडियो, फिर आप वहाँ देख रहे हैं ना, कंप्यूटर द्वारा ही जा रहा है ना, कंप्यूटर द्वारा जा रहा है। व्यक्तिगत अनुदेश मतलब 1 बाय 1 जिसको मर्जी हुआ अपना यूट्यूब खोला देख रहा है। ऐसा है नहीं कि जितने बच्चे जुड़े हैं वो सभी एक ही साथ देखें, जिसकी जब मर्जी उनको पर्सनली उनके यूट्यूब में चला गया, जैसे अगर आप बेल आइकन दबाएं हैं तो उनके पास नोटिफिकेशन चला गया, उनकी मर्जी देखें, उनकी मर्जी बाद में देखें। ठीक है, ये हो गया। दूसरा है कंप्यूटर सह अनुदेशन में कंप्यूटर शिक्षक की भांति कार्य करता है। देखिए आपका जो मोबाइल है ना अभी कंप्यूटर की तरह कार्य कर रहा है, कंप्यूटर जो है ना एक शिक्षक की तरह भांति काम कर रहा है। मतलब हम आपको बता रहे हैं, तब उसके बाद हम वीडियो बना के तो लोड कर दिए, फिर हम कहीं भी घूम रहे हैं, लेकिन आप उस वीडियो को देखेंगे तो लगेगा कि टीचर हमारे सामने बैठ कर हमको बता रहे हैं। ठीक है, तो उस चीज़ों को आप फील करेंगे तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, कंप्यूटर एक शिक्षक की तरह बिहेव कर रहा है। शिक्षक जो जो चीज़ें बताता है वो कंप्यूटर आपको बता रहा है, यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं, लेकिन हम तो है नहीं, हम तो अपना कहीं दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन उस टाइम आपको ये चीज़ें यूट्यूब के माध्यम से हम बता रहे हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक की भांति कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला है इसके अंतर्गत छात्र और कंप्यूटर के मध्य अंतःक्रिया स्थापित होती है। मीन्स छात्र और कंप्यूटर यही दो लोग रहेंगे, छात्र या कंप्यूटर, इन्हीं के बीच अंतःक्रिया स्थापित हो रही है। मतलब कंप्यूटर बता रहे हैं, छात्र सुन रहे हैं, बाकी अगर कोई डाउट रहता है तो लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, तो कंप्यूटर की भांति कंप्यूटर और छात्र के बीच ही अंतःक्रिया होती है, शिक्षक नहीं रहता। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28 है, हो गया ना, हाँ 28 देखिए, कंप्यूटर सह अनुदेशन के क्या क्या लाभ हैं। सह अनुदेशन के लाभ, यह विधि देखिए कंप्यूटर सह अनुदेशन के लाभ, यह विधि योग्य व कुशल शिक्षक की कमी की समस्या को कुछ सीमा तक दूर करने के लिए उपयुक्त है।
ठीक है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई अच्छा टीचर है, अगर ऐसे पढ़ा रहा है कक्षा में 10, 20, 50, 100 विद्यार्थी को पढ़ा सकता है। लेकिन अगर कंप्यूटर से अनुदेशन है तो जैसे वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, उसके बाद लाखों करोड़ों लोग देखें, एक चीज़ों को 10 बार देखें, तो क्या है, उनके अंदर ये फीलिंग होगी ना कि हम फलाने सर से पढ़ रहे हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऑफलाइन पढ़ने में हमको उनके पास पहुँच नहीं पाते। जैसे मान लीजिए कोई ये अच्छे टीचर हैं, जैसे मान लीजिए खान सर हैं, बहुत अच्छे पढ़ा रहे हैं, वो पटना में पढ़ा रहे हैं, अभी तक जो पटना जा रहा था पढ़ रहा था, लेकिन अब क्या है, कंप्यूटर के थ्रू पढ़ा रहे हैं। तो कंप्यूटर के थ्रू क्या है, अब वो लाखों लोग को पढ़ा रहे हैं, लाखों लोग को पढ़ा रहे हैं ना। मतलब उनके जैसा टीचर गोरखपुर में, लखनऊ में, दिल्ली में, मुंबई में कहीं मान लीजिए नहीं है, तो वो उस टीचर का लाभ तो ले रहा है ना कंप्यूटर से अनुदेशन के थ्रू। ठीक है, तो इससे अच्छे टीचर की समस्या को कुछ हद तक दूर किया जा सकता है। जैसे जो बच्चा मुंबई का है, वो पटना जाके पढ़ने में मुश्किल है, नहीं जा सकता, तो कंप्यूटर के थ्रू वो पढ़ सकता है ना। तो ये कुछ हद तक उसकी सीमाएँ, मतलब कुछ हद तक जो कुशल शिक्षक हैं उसकी कमी को दूर किया जा सकता है। इसके बाद अगला है, इसकी सहायता से प्राप्त अधिगम सर्वोत्तम एवं स्थायी होता है। अगर इससे सहायता से प्राप्त, क्योंकि आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हैं, अपने खुद के इंटरेस्ट से पढ़ें, आपकी मर्जी होगा कि भाई अब पढ़ना है तो अभी आप पढ़, तो जो अपनी मर्जी से काम करता है वो चीज़ें अस्थायी होती है। यही चीज़ है, ठीक है, तो ये अस्थायी होती है, ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। ठीक है, शिक्षक क्या है, सामने एक बार पढ़ा दिया, चला गया, चीज़ें अगर भूल गए तो आप नहीं पूछ सकते। यहाँ तो अगर भूल गए तो तुरंत बैकवर्ड करके तुरंत देख लेते हैं ना, पीछे करके अरे क्या बोले, या पूरा भूल गया तो फिर से एक वीडियो फिर से देख लिए, फिर से ताज़ा हो गया चीज़ें। ठीक है, तो अस्थायी हो जाएगा। यह छात्रों और स्व अधिगम के अवसर, यह छात्रों को स्व अधिगम का अवसर प्रदान करता है। सेल्फ स्टडी ही तो है, उसके लिए अवसर प्रदान कर रहा है ना। मोबाइल है तो हम खुद ही सर्च किया फंडामेंटल, गुरुजी निकाल लिया, वीडियो देखने लगे, पढ़ने लगे, तो अवसर दिया ना कि भाई सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। जब कभी कोई काम नहीं, चलो भाई थोड़ा सा एक वीडियो ही देख लेते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक चैप्टर ही देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है। अगला क्वेश्चन है, अगला इसी का है, ये इस विधि के माध्यम से प्राकृतिक दृश्य घटनाओं को, सजीवों को, घटनाओं क्रियाओं का सजीव फिल्मांकन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ है जिसको हमें वीडियो दिखा के समझाना है, तो हम इसमें वीडियो क्लिप ऐड कर सकते हैं। जैसे आप कई वीडियो लेक्चर देखे होंगे कि बीच में एक छोटा क्लिप वीडियो का ऐड कर देते हैं। जैसे तेज़ हवाओं का प्रभाव दिखाना है बच्चों को, तो ऐसे हम मुँह से कितना भी बोले कि तेज़ हवाएं ये खतरनाक होती है, वह खतरनाक होती है, ऐसा होता है, उतना नहीं समझ में आएगा। अगर हम छोटा सा क्लिप बना के तेज़ हवाओं का और यहाँ पे डाल दें तो बच्चे देख के समझ जाएंगे, अच्छा तेज़ हवा ऐसे चलता है, इसमें ये पोल उखड़ जाता है, ये गाड़ी उलट जाता है, ये ऐसे होता है। तो उनको दिमाग में अस्थायी रूप से बैठ जाएगा कि भाई तेज़ हवाओं का क्या क्या प्रभाव होता है। तो इस तरह से छोटा छोटा वीडियो भी डाल के, क्लिप भी डाल के उसको अच्छे से और बनाया जा सकता है। ठीक है, और देखिए क्वेश्चन 29, देखिए लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कंप्यूटर अनुदेशन की क्या क्या सीमाएं हैं। भाई इस सबका कमी देख लिए तो इसका भी कमी देख लेते हैं। क्या है भाई, सब चीज़ का कमी है, किसी में कमी नहीं है, कमी तो सब में है, तो इसका भी कमी देख लेते हैं। यह अत्यंत खर्चीली है, बिल्कुल खर्चीली है। जिसके पास छोटा वाला मोबाइल है या जिसके पास मोबाइल नहीं है वो क्या पढ़ पाएगा। तो कंप्यूटर से अनुदेशन के लिए पैसा चाहिए, खर्चा होना चाहिए, खर्चा होगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप 10 रुपये कॉपी खरीदे और पढ़ना चालू कर दे, नहीं, इसके लिए ये खर्चीली है। दूसरा, इस विधि द्वारा सभी विषयों का अध्ययन नहीं किया जा सकता। इस विधि से तो सभी विषयों का अध्ययन नहीं कर सकते। जैसे मान लीजिए कोई कैलकुलेशन वाला है, तो कैलकुलेशन के लिए फिर ऐसा तो नहीं टॉपिक कोई दे दिया और कर, सब विषय का नहीं कर सकते। कुछ ऐसा चीज़ें हैं जिसके लिए सामने कुछ शिक्षक का होना जरूरी है। ठीक है, तीसरा है, इस अधिक समय तक कंप्यूटर का प्रयोग करने से छात्रों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये आप सबको मालूम है भाई, आँखों पे प्रभाव पड़ेगा, फिर हाथों वगैरह दर्द, जैसे हम मोबाइल चला रहे हैं, जो ज़्यादातर मोबाइल चलाते हैं उनका भाई हाथ भी दर्द करने लगता है, अंगूठा घिसने लगता है, अंगूठा घिसता नहीं है लेकिन मतलब अंगूठे में तकलीफ़ हो जाती है, उनके रीढ़ की हड्डी में दिक्कत हो जाती है। ज़्यादा देर कंप्यूटर पे ऐसे मान लीजिए पढ़ रहे हैं या मोबाइल देख रहे हैं तो ऐसे झुके रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम, मतलब ज़्यादा देर अगर यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये इसकी कमियाँ हैं, सीमाएँ हैं। एक ये लास्ट क्वेश्चन था। ये देखिए हमारा ये यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, फिर ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है। टेलीग्राम से अगर जुड़ेंगे तो आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा, यूट्यूब से जुड़ेंगे तो सारा वीडियो आप देख सकते हैं, और बेल आइकन दबा देंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपको कोई भी वीडियो अपलोड करेंगे आपको तुरंत नोटिफिकेशन जाएगा। और नीचे फेसबुक पेज पे भी हम सारा वीडियो का लिंक दिए हुए, सीरियल बाय सीरियल है, आप वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। तो होप कि आपको चीज़ों को आप समझ पाए होंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें अच्छा लगे तो, ठीक है, ताकि हमको एनर्जी मिलता रहे। जितना ही ज़्यादा एनर्जी मिलेगा उतना ही ज़्यादा हम आपको अच्छे से पढ़ा पाएंगे। तो आप कोशिश करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हमको एनर्जी दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।